नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021, उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2018 के प्रश्न पत्र को। यूपी टेट 2018 के प्रश्न पत्र के 4 सेक्शन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का बाल विकास का सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है ज्ञान, उसके बाद आता है अवबोध, तीसरे नंबर पे आता है अनुप्रयोग, तो और अंत में आता है मूल्यांकन। तो इनमें अंत में क्या है? ज्ञान। तो ये कट गया। ज्ञान कहाँ होना चाहिए? पहले पे, उसके बाद अवबोध आना चाहिए। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और इसका जो पिरामिड है जो हमने बना दिया है, सबसे पहले क्या आएगा? ज्ञान। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है, इसको आप लोग 1 से 2 बार बना लीजिए या फिर लिख के याद कर लीजिए। सबसे पहले ज्ञान आएगा, उसके बाद अवबोध आएगा, तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग आएगा, चौथे नंबर पर विश्लेषण, संश्लेषण, फिर अंत में मूल्यांकन आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग फटाफट। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, निगेटिव है। इसको आप लोग क्या करिए? हाईलाइट कर लीजिए। तो स्वेच्छाचारी होना अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, शेष सभी अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो सी आंसर सही हो जाएगा। हमसे निगेटिव ही पूछा गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है, ये विक्टर ब्रूम महोदय ने दिया हुआ था। बाल विकास के प्रीवियस ईयर के जितने भी सिद्धांत हैं, मैंने सिर्फ एक वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों से सिद्धांतों को अलग करके एक अलग से प्रश्न पत्र बनाया, अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग उसको जाइए देखिए। सही आंसर हो जाएगा सी, विक्टर ब्रूम। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से परिवार से संबंधित है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण के सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ए सही हो जाएगा। अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र है। दृश्य से अदृश्य की ओर शिक्षण सूत्र है, आप सभी लोग जानते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण सूत्र है। लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है और हमसे निगेटिव पूछा है, तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में चक्र का प्रथम पद क्या होता है? जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, तो उसमें सबसे पहले आता है पाठ्य योजना, सबसे पहले क्या आएगा? पाठ्य योजना, फिर आएगा शिक्षण, उसके बाद आएगा प्रतिपुष्टि, इसके बाद जो चलेंगे उसमें सब में पुनः जोड़ के फिर से लिख दीजिए इनको एक बार। पुनः जोड़ के, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो सबसे पहले क्या आएगा? योजना बनाना। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र आप इसको बना लीजिए। सबसे पहले पाठ्य योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, ये 3 याद कर लीजिए। उसके बाद फिर पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। एकदम आसान तरीके से। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो शिक्षण के जो स्तर हैं वो 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो जो अवबोध स्तर है, इसके अंतर्गत अन्वेषण प्रक्रिया आती है। डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी। एकदम सही बात है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे, ये भी सही है।
अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद होगी तभी वो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी हो पाएगा। सही बात है। तो तीनों सही है। तो डी में दिए हैं तीनों, ए, बी एंड सी। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसको बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो स्वाभाविक है, जब उसे किसी ने बुलाया है तो जब वो कुछ अपनी संक्रिया प्रकट करेगा तो वो बोलेगा, और बोलना ध्वनि में आता है, तो ध्वनि करेगा अर्थात ध्वनि संवेदना। बी आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पियाजे महोदय के अनुसार 2 से 7 साल की जो अवधि होती है ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। सही आंसर बी हो जाएगा। पियाजे महोदय को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 नंबर पियाजे महोदय से संबंधित होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी प्रश्न पत्र को आप लोग उठा के देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? फिर से निगेटिव पूछा गया है। भविष्य की योजना की सूझबूझ। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास का सिद्धांत चौमास्की महोदय ने दिया था। तो चौमास्की महोदय भाषा विकास से संबंधित हैं। आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से चौमास्की महोदय कहाँ दिए गए हैं? ए में दिए हैं। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर हमारा खत्म होने वाला है, क्लासेस हमारी चल रही हैं, उसके बाद हम क्लासेस को और स्पीड से खींचेंगे, क्लासेस को और तेज़ी से खींचेंगे। और अभी वैसे भी यूपी टेट की हमारी डेट नहीं आई है। जब हम परीक्षा फॉर्म भर लेंगे उसके बाद कंफर्म होगा कि यूपी टेट होगा भी या अभी आगे डेट बढ़ेगी। लेकिन तब तक सी टेट है तो हमें सी टेट की भी तैयारी करते चलना है। यूपी टेट और सी टेट दोनों का ही पेपर देना है। सी टेट का पेपर यूपी टेट की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा सरल होता है। प्लस पॉइंट सी टेट में क्या होता है कि मैथ में आप 30 में 30 हिट कर सकते हैं। सी टेट में, यूपी टेट में मैथ में 30 में 20 या 25 के आसपास ही आप पहुँचेंगे। लेकिन सी टेट की मैथ बहुत ईजी आती है, दैनिक यूज वाली मैथ आती है, तो बहुत इजी प्रश्न पत्र बन जाता है सी टेट का इसी वजह से। तो आप लोग सी टेट को भी क्लियर करके रखिए। सही आंसर हो जाएगा ए, चौमास्की महोदय। अगले प्रश्न को देखते हैं। थायरनडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक या सिद्धांत से सिद्ध किया था? तो इन्होंने अधिगम के प्रयास एवं भूल जो सिद्धांत था इसे सिद्ध किया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ये 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है पियाजे महोदय ने दी है, देख लीजिए। मैंने अभी बताया था कि पियाजे महोदय से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये देख लीजिए, तुरंत फिर से आ गया। तो सबसे पहले संवेगात्मक या संवेदीगामक अवस्था, दूसरे नंबर पे आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे नंबर पर आएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पे ही पूछा है तो तीसरे नंबर पे बी आंसर सही हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगी? औपचारिक संक्रिया अवस्था। एक सबसे नंबर पे क्या आएगी? पहले संवेदनात्मक गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 पे, मूर्त 3 और औपचारिक संक्रिया अवस्था 4 नंबर पे। आप लोग लिख लीजिए इन्हें क्रम से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रेरणा शामिल है, रुचि शामिल है, अधिगम की इच्छा शामिल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन से हैं? तो सामाजिक मूल्य वो होते हैं जिसके द्वारा किसी की सहायता की जाती है। सहायता परक जो मूल्य होते हैं, जैसे दान देना है, किसी की सेवा करना है, किसी की मदद करना है, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक मूल्यों में आते हैं, सहायता परक व्यवहारों में आते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, सहायता परक व्यवहार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विशेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं?
तो ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। सी आंसर सही हो जाएगा, स्वतः शोध के। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है? तो इस कथन को लेके यूपी टेट में कंफ्यूजन है, जबकि एक कथन जो है एबिंगहॉस ने सर्वप्रथम कहा था, लेकिन इन्होंने कहा है इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। इस वजह से परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस प्रश्न के लिए किसी को भी सही आंसर नहीं माना है, अर्थात नगण्य माना है, और सबको एक एक नंबर मिल गया है इसका। तो एबिंगहॉस हो सकते थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पुख्ता सबूत न मिलने के कारण, लिखित सामग्री न मिलने के कारण इसको सही नहीं माना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो पियाजे और थॉर्नडाइक महोदय आपको 5 से 10 नंबर कन्फर्म करवाते हैं, तो इनको अलग से डीपली मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। बस आप लोग किसी भी वीडियो को मिस मत करना, बने रहिए। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक महोदय के तीनों गौड़ नियम हैं। और हमसे पूछा गया है जो नहीं है, तो सहचारात्मक स्थानांतरण का जो नियम है, ये थॉर्नडाइक महोदय का नियम नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, चलिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सिद्धांत पावलोव महोदय ने किया है। किसने किया है? पावलोव महोदय ने किया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका सिद्धांत है? तो ये पावलोव महोदय का सिद्धांत है। और ये किस पे बल देता है? तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था पावलोव ने? तो इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। एकदम प्रश्नों को हम लोग धुआंधार तरीके से उड़ाते हुए चलेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो नैमित्तिक अनुबंधन। कहाँ दिया भाई? सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक या यांत्रिक, तांत्रिक नहीं भाई, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका स्किनर महोदय ने किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। चलिए मैं साफ साफ लिख देता हूं, किसने किया था? स्किनर महोदय ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर महोदय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? फिर से हमसे निगेटिव पूछा है और हम निगेटिव बताएंगे तुरंत। अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संक्रार्य है। बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो चिंपैंजी पे किया था। किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि कोहलर ने जिस पे प्रयोग किया था चिंपैंजी पे, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका नाम क्या था? सुल्तान। चलिए मैं लिख देता हूँ, नाम क्या था? नाम था सुल्तान। चिंपैंजी का क्या नाम था? सुल्तान था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? अक्षरों का ज्ञान, उसके बाद शब्दों का ज्ञान। तो सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान कहाँ लिखा है भाई? सिर्फ एक ही आंसर में लिखा है, सी में। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, देखते ही उड़ा देना है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र शामिल हो जाते हैं।
और केवल वैसे भी निगेटिव वर्ड है, केवल सामान्य, केवल विशिष्ट, बहुभाषी और प्रतिभाशाली नहीं, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ए आंसर सही हो जाएगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई बच्चा किस तरीके का है, कोई बच्चा किस तरीके का है, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है तो आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए संवेदनशीलता समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण है भैया। अगले प्रश्न को देखते हैं और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे हैं हम लोग। जिन लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, ये तीनों ही, जबकि संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। हमसे निगेटिव पूछा गया था। संज्ञानात्मक, दैहिक, व्यवहारात्मक संवेग के क्या हैं? तत्व हैं। ये तीनों क्या हैं? संवेग के तत्व हैं, लेकिन संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? कमेंट करके अवश्य बताइए और बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। जय हिंद, जय भारत।